यूनियन किसी परिचय का मोहताज नहीं, और ये परिचय अगर राकेश टिकैत हो तो ये बिल्कुल भी नहीं है। प्रयागराज में आज होने वाले महारैली पे आज राकेश टिकैत प्रयागराज पहुंचे हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं। आज इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश में अब राकेश टिकैत किस तरह की एक महा बदलाव की ओर ले जा रहे हैं या बात कर रहे हैं, क्योंकि जहां एक और उत्तर प्रदेश सरकार ने कई ऐसे नियम कानून निकाले हैं जो कि कहीं ना कहीं किसान विरोधी भी हैं, और वहीं दूसरी ओर अगर देश की बात करें तो कई ऐसे केंद्र सरकार के नियम और कानून आए हैं जिससे किसानों को काफी नुकसान होगा। आइए इस विषय में पूरी विस्तृत चर्चा करते हैं। राकेश टिकैत जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे बड़ी बात यह है कि हम पहला मुद्दा जो हम उठाते हैं बिजली पानी की व्यवस्था का, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आज जो महारैली आप कर रहे हैं, जो अविरोध महाधरना महाप्रदर्शन की बात कर रहे हैं, ये क्या है, इसका स्वरूप क्या होगा और ये किस तरीके से कार्य करेगा? आज बड़े इशू है। पहले तो ये बता दें कि आज मीटिंगें कहाँ पे हैं। आज प्रयागराज में है, आगरा में है, अलीगढ़ है और नोएडा है। आज 4 जगह बड़ी पंचायतें आज हैं। इशू भूमि अधिग्रहण का सबसे बड़ा इशू है सब जगह, यहाँ भी यही है और दूसरी जगह भी वहां पर भी यही है। बिजली का भी एक बड़ा इशू है। स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं क्योंकि बिजली प्राइवेट किसी न किसी कंपनी को जाएगी। और ये खाली ये नहीं कि किसान का इशू है, हम किसान आंदोलन कर रहे, ये जो आम उपभोक्ता है उस पे भी इसका भार पड़ेगा। अगर किसी को देखना है उत्तर प्रदेश में 2 जिलों में बिजली प्राइवेट है। आगरा में टोरेंटो एक कंपनी है तो उसके पास में बिजली है। नोएडा में ग्रेटर नोएडा वो भी पार्ट प्राइवेट है। आप दोनों जगह उसकी हालात जाकर देख सकते हैं, उसका क्या नुकसान हो रहा है उन किसानों को, वो आप जाकर देखो। फसलों के दाम नहीं मिलते। हमने लिखा कहा कि किसान का हल बेईमान नहीं है, वो ईमानदारी से अपना हल चला रहा है, देश के लिए अनाज उत्पादन करता है। दिल्ली की कलम बेईमान है, वो बेईमान नहीं करती है लिखने में, किसान नहीं करता। आज जो लोकल के इशू है हमारे, वो चाहे यहाँ का भी प्रयागराज में आज हम है तो यहाँ का भी जमीन अधिग्रहण के इशू है, यहाँ बिजली के भी इशू है। यहाँ पे फर्जी तरीके से हमारे लोगों को या फर्जी तरीके से पुलिस प्रशासन दबाता है, वे यहाँ पे इशू है। तो बहुत से सवाल है, तो उसमें संबंध में यहाँ पे मीटिंग रखी, अधिकारियों से भी बातचीत होगी, उनको अपने सवाल जवाब हम देंगे। सरकार पक्षपात ना करे किसी के साथ में, जो उसके काम है वो करे। हम अपने गांव गरीब किसान उसके लिए लगे हुए हैं। जैसे स्कूल बंद कर रहे, भाई स्कूल बंद क्यों कर रहे हो? हमने तो ये पढ़ा है उसमें देखा कि एक गांव से एक लड़की अकेली शहर में जाती थी तो उसके लिए परमानेंट बस चलती थी वहां से। अगर एक भी बच्चा पढ़ रहा है, एक तरफ सरकार कह रही कि शिक्षा सबको अनिवार्य है, शिक्षा हम देंगे, राइट टू एजुकेशन और राइट टू हेल्थ, उस पर काम कर रही, और दूसरी तरफ स्कूलों को बंद कर रहे। तो प्लानिंग क्या है, ये प्लानिंग सरकारों को बतानी पड़ेगी। हमारे यही इशू है सारे। आपने सर एक बात उठाई कि किसानों जो शिक्षा को लेकर आपने बात उठाई कि एक बस भी चलती थी, एक बच्ची नहीं है। आज पूरे अगर बात करें उत्तर प्रदेश में 57,000 विद्यालयों का समागम करने की बात हो रही है, जिसमें 5100 विद्यालय ऑलरेडी किए जा चुके हैं। तो इस क्या कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे शिक्षा का पतन होना शुरू हो गया है? बिल्कुल शिक्षा का पतन हो रहा है। ये देश को बेरोजगार बढ़ाना चाहते हैं। बड़ी प्लान है आगे की 40, 50, 100 साल, क्योंकि दुनिया तो खत्म होगी नहीं, ना भारत खत्म होगा। इस देश को चाइना के कंपटीशन में
यूरोप और अमेरिकन, यूएसए और यूरोपियन जो कंट्रियां हैं, चाइना के कंपटीशन में एक देश चाहिए जिस देश की जनसंख्या ज्यादा हो। तो इनको दो चीज यहां पे मिलेगी, बड़ी मार्केट मिलेगी, यहां कोई भी प्रोडक्ट ले आएंगे वो बिकेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर को खत्म करेंगे और यहाँ पे लेबर तैयार करेंगे। तो ये स्कूल बंद करने का प्लान है कि ये जो बच्चे आज स्कूल में जा रहे हैं 20 साल बाद में ये लेबर में तब्दील हो जाएंगे। ये बड़ी प्लानिंग चल रही है, किसी को नहीं पता। तो मल्टीनेशनल कंपनीज का जिस तरीके से समागम हो रहा है और कृषि को, जैसे आपने कहा कि कृषि को विनाश करने की बात की जा रही है, तो क्या एग्रीकल्चर फर्टिलाइजिंग को बंद करने से देश के विकास का एक अलग सिनेरियो नहीं बन जाएगा? यहाँ खेती कहाँ छोड़ दिया अभी इन्होंने? गांव के बच्चों को ये बताया कि खेती नुकसान का सौदा है। हमने बताया कि नुकसान का सौदा दिल्ली की कलम है, ये समझना पड़ेगा सबको। दिल्ली की कलम बेईमान है, खेत नुकसान नहीं दे रहा। गांव के बच्चों को बता कि ये नुकसान हो रहा है, उसके दिमाग में ये होगा कि खेत को छोड़ दो। अब आप किसी से पूछोगे खेती में नुकसान है, उसको कहा कि तुम व्यापार करो, अपनी जमीन बेच के व्यापार करो। बच्चा गांव में रहना नहीं चाह रहा, वो शहर में रह के चाहे मकान बना रहा, कुछ भी कर रहा, कोई अपनी दुकान कर रहा, उसकी सबसे पहले जमीन बिकवा रहे हैं। शहर का जो व्यापारी है, आप पूरा प्लानिंग लगा लो, आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, आप कोई किसी का हॉस्पिटल है, वो पैसे कमा के क्या कर रहा? वो पैसे कमा के गांव में जमीन खरीद रहा। बड़े उद्योगपति को ये बता दे कि आप गांव की जमीन खरीद लो, और गांव वालों को ये बता दे कि आप बिजनेस करो, जमीन बेच दो। तो चारों तरफ से एक बड़ा प्लानिंग के तहत ये काम हो रहा है। जैसे ब्राजील में है, वहां पे करीब 285 लोगों के पास में 80% जमीन है। यहाँ पे बड़े उद्योगपति आएंगे, जो छोटा दुकानदार है, बाजार जो साप्ताहिक बाजार लगे, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगे। एनजीटी के कानून आ गए कि 10 साल से पुरानी आप गाड़ी नहीं चला सकते, ट्रैक्टर नहीं चला सकते, जनरेटर, पंपिंग सेट ये नहीं चला सकते आप। फायदा किसको होगा? बड़ी कंपनी को। उनकी गाड़ियां बढ़ेंगी, 10 साल में गाड़ियां कटेंगी और दूसरी कंपनी की नई गाड़ी आ जाएगी। तो उससे जो हमारे मिस्त्री थे, स्पेयर पार्ट वाले थे, वो खत्म होंगे। तो यहाँ पे बड़ी कंपनियों का राज होगा। ये जो सरकार है, ये ना किसान की है, ना गरीब की है, ना दुकानदार की है, किसी की नहीं है, ये बड़े उद्योगपतियों की है। यहाँ पे कुछ उद्योगपति आएंगे। अभी तो पहले किस किस को खत्म करा जाएगा, उस पर काम चल रहा है। लपेटे में सब आएंगे, लपेटे में सब आएंगे, लपेटे में। तो उद्योगपतियों को जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे उद्योगपतियों का एक मोनोपोली तैयार हो गया, तो इसके लिए तो फिर कहीं ना कहीं खाद्यान्नों की कमी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव नहीं आ पाएगा। ये अभी तक कृषि प्रधान देश था, अब ये आने वाले टाइम पे लेबर प्रधान देश बनेगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जितने भी होंगे हमारा फूड से है, वो बाहर से आएगा। आज भी अगर पॉलिसी में हम आंदोलन वो न करें तो बाहर से बहुत समझौते हो रहे हैं। ये जमीनें सब इंडस्ट्रीज में जाएगी, बड़े बड़े फार्म हाउस बनेंगे और यहाँ पे मार्केट बहुत बड़ा मिलेगा। किसी को व्यापार करना है तो बाहर से अनाज आएगा, बहुत से फल फ्रूट आ रहे, दालें आज बाहर से आ रही। आज तेल, हम आत्मनिर्भर कहाँ है? तेल और दालों पे, दोनों चीज बाहर से आ रही। तो हमारा जो दूसरा जो ग्रेन्स है वो भी हमारा बाहर से आएगा। यहाँ तो लेबर रहेगी, इंडस्ट्रीज में उसमें काम करेंगे, फार्म हाउस बनेंगे। ये कृषि प्रधान देश, इनको छोड़ना ही नहीं, ये पूरी पॉलिसी उन्होंने तैयार कर दी। चल बात करें कि अगर नेशनल लेवल पर, तो गुजरात में जिस तरीके से दूध व्यापारियों के क्रय मूल्य में कमी हुई, जिसका उन्होंने विरोध किया और हजारों लीटर दूध उन्होंने सड़कों पे बहा दिया, अभी भी लगातार ऐसी कुछ पॉलिसीज बन रही हैं और जिनका लाया जा रहा है, जिससे कि कृषि या पशुपालन के सेगमेंट में काफी डिसएग्रीड देखने को मिल रहा है और लोगों में आक्रोश है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी एक समझौता
होने जा रहा था और बहुत पहले से ये दूध के क्षेत्र में बाहरी कंपनियों को जाना चाहते हैं, हमारा उसका विरोध रहा है। अमूल जैसी कंपनी ने ये कहा कि हमको 10 रुपया लीटर, सरकार अगर हमको बजट देगी, एलोकेट्स बजट हमें 10 रुपया लीटर का करेगी तो हम जिंदा रह सकते हैं। अमूल जैसी कंपनी मारी जा रही है, दूसरा वाला किसान क्या कर लेगा? जो किसान 2 लीटर 5 लीटर दूध बेचता है, जो भूमिहीन किसान है जिनके पास में कुछ नहीं है, जो महिलाएं काम करती हैं गांव में, वे क्या करेंगे? और दूध के करीब 15 से 20 रुपया पर लीटर 2 साल में कम होंगे, रेट कम हुए। उसका जो फीड आ रहा है, जो पशु को खिलाते हैं, वो महंगा है और बाजार से दूध ले लो तो दूध सस्ता पड़ता है। तो बाहर का दूध अभी भी आ रहा है और जो यहाँ का किसान है उसको, दूध वाले किसान को नुकसान है। आप जिस स्टेट की आपने बात करी, कोई पत्रकार देश का गुजरात में जाके आप वहां के सर्वे कर लो, वहां की खबर आप निकाल कर नहीं जा सकते। गुजरात तो एक अलग चीज है, गुजराती, आप उसकी खबर जा ही नहीं सकते, वहां आप जा ही नहीं सकते। कोई आदमी बताओ कि वहां गया और उसकी खबर जा हो, कोई नहीं जा सकता वहां पर। यानी आपने जो एक बात कही थी कि गुजरात देश से अलग ही है, ये कहीं ना कहीं आप सच मानते थे? भाई मुझे एक आदमी बताओ कि जो कहा कि मैं गुजरात गया जी और मैंने वहां के सर्वे करे, आप पत्रकार है, जाओ आप एक बार देखो, कर भी लोगे, वहां कुछ नहीं है ना, वहां किसी की चलती। अच्छा, जैसे उन्होंने गुजरात पर कब्जा किया, ऐसे ही ये पूरे देश पर कब्जा करेंगे। अच्छा सर, एक बात जो खासतौर से किसानों से जुड़ा हुआ है वो है धर्म परिवर्तन और लव जिहाद का। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मामले भी हुए और अभी छुन्नू गुरु पकड़े गए हैं, वो भी उत्तर प्रदेश से पकड़े गए। उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को टारगेट किया जो किसान वर्ग से जुड़ा हुआ था और उनकी बच्चियों को धर्म परिवर्तन कराकर देश के बाहर भेजा। इस पे आप क्या? ये तो कानून है देश में, उस पर भाई सख्ताई से सरकार अपना काम करे। जो इस तरह के लोग हैं उस पर पाबंदी लगाए। देश में कानून और संविधान है कि आप किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते और सरकार काम करे उसमें, क्यों करने दे रहे? और आज लोग को क्यों किसने करा? जो करवा रहा है उसके खिलाफ एक्शन लो। तो कहीं ना कहीं मतलब सरकार की नीतियों की में कमी मिली है इसका वजह? अब तक क्यों पता नहीं चला? हमारी LIU इंटेलिजेंस क्या फेलियर रही भाई? इतना लेट पता चला। चलो अभी भी उस पर करना हुआ, अभी तो ठीक है, तो नहीं होना चाहिए। जिस मुद्दे को सरकार लेकर आई, जिस इशू पे, अगर उसमें सरकार फेल रहेगी तो इधर कौन बुझेगा फिर? बात अगर एक और सबसे बड़ा मुद्दा जो आपने भूमि अधिग्रहण का, मैं फिर से आ रहा हूँ उसमें कि भूमि अधिग्रहण की आपने बात करी। अब उत्तर प्रदेश सरकार से प्रयागराज में 1700 नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही हैं, जिसमें रिंग रोड से लेकर कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं। तो क्या इन व्यवस्थाओं में जिस तरीके से किसानों की जमीनों को हड़पा जाएगा या उनको मुआवजे के नाम पे औने पौने दाम पे उनसे खरीदा जाएगा, कहीं ना कहीं नुकसान है किसानों के लिए? तो सारा तो नुकसान है भाई। 2013 के बाद में सर्कुलेट नहीं बनी, जो 2013 का कानून कहता है भूमि अधिग्रहण का, कि अधिग्रहण की हुई जमीन का सर्किल रेट का 4 गुना देंगे। सर्किल रेट आप बढ़ाओगे नहीं, जमीन लोगे 2025 में, और आप जो उसका पैसा है DC रेट आप दोगे 2013 का। तो ये नाइंसाफी नहीं है क्या? किसी उद्योगपति की फैक्ट्री या उसका घर आप नीलाम कर सकते हो कि नहीं? हम तो भाई सर्किल रेट का जो होगा ना, जो भाव वो होगा, हम देंगे वही। क्या किसी को सैलरी या जितने MP MLA हैं जो एक कानून बना रहे हैं और जो किसान की आवाज नहीं उठाते, क्या ये सैलरी 2013 में जो सैलरी है, मतलब ये आज के हिसाब से सैलरी लेंगे? इनको 2013 की सैलरी दे दो, दिखेले लगेगा। हमारी बात कौन कहेगा? हमारी बात कहेगा देश का आंदोलन। देश में अगर आंदोलन होते रहेंगे तो अपनी बात कहते रहेंगे। ये कहते हैं तो आंदोलन करते हैं हर बात पे। आप बात मान लो
जैसे अपनी आप सैलरी रिवाइज करते हो, ऐसे ही किसानों का भाव भी रिवाइज कर दो, ऐसे ही जमीनों के रेट भी आप रिवाइज कर दो। सर, आपके ऊपर हमेशा से सरकार ने एक आपेक्ष लगाया है कि आपने हमेशा सरकार विरोधी नीतियों को बढ़ावा दिया है और जब भी इलेक्शन होते हैं बस आप सरकार के विरोध में कुछ आवाज उठाते हैं और उसके बाद फिर आप शांत हो जाते हैं। ऐसे ये आरोप कितनी सच्चाई माने? हाँ, वहां पे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, वहां पे आंदोलन चला 3 साल। तो वहां के जो मुख्यमंत्री वहां की सरकार थी, तो उसने आरोप लगाया कि ये दिल्ली सरकार के आदमी है, क्योंकि नया रायपुर बन रहा था वहां पे, तो उसके खिलाफ हमारा आंदोलन था। तो वहां पे ये कहते हैं कि ये बीजेपी के आदमी है। अभी कर्नाटक में आंदोलन चला, एयरपोर्ट के पास में 13 गांव की जमीन अधिग्रहण कर रहे थे, वहां आंदोलन चल रहा था पिछले 5-6 साल से। जब बीजेपी की सरकार थी तो कहते थे कांग्रेस के आदमी आंदोलन कर रहे, अब कांग्रेस की सरकार तो कहते हैं जी ये दिल्ली सरकार के आदमी है, लेकिन वो अधिग्रहण वहां पर रद्द हुआ। तो इनके खिलाफ आंदोलन होगा तो ये तो कहेंगे ही कि दूसरे के आदमी है। आंदोलन किसके खिलाफ करे? आंदोलन उसी के खिलाफ तो होगा। हम आंदोलन कर रहे हैं सरकारों के खिलाफ, उनकी गलत पॉलिसी होगी तो आंदोलन होंगे। एलिगेशन लगाने का उनका काम है, लगाओ, लगाना चाहिए। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। अब इस चुनाव में भारतीय किसान यूनियन का क्या स्वरूप होगा और किस प्रकार से वो या सरकार का समर्थन करेगी या फिर उसका विरोध? हम नहीं समर्थन करते भाई किसी का भी, और हम चुनाव से दूर है। चुनाव का तो अपनी एजेंडा है, ये अपनी बात कहेंगे, दूसरा वाला अपनी बात कहेगा। जनता को जहां वोट देनी वो वोट वही देगा। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि भारतीय किसान यूनियन के अपने नुमाइंदे अगर विधानसभा पहुंचते हैं और वो किसानों की बात रखने में समर्थ हो? हम तो सड़क पर समर्थ है रखने में, विधानसभा में जिसको जाना हो जाए। हम इस बीमारी से है बहुत दूर, चुनाव वाली तो बीमारी है, इससे दूर है। जो आदमी चुनाव में जाएगा, किसान मूवमेंट से जो लोग भी चुनाव में जाएंगे चुनाव हारेंगे। तो ये जो हमारे सर राकेश टिकैत, उनका साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश के होने वाले चुनावों से भारतीय किसान यूनियन दूर रहेगा। वो अलग बात है कि अगर कोई पदाधिकारी या कोई कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के चुनावों पे खड़ा होता है तो उसका समर्थन बाह्य रूप से कर सकते हैं, लेकिन यूनियन, भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले उसका समर्थन नहीं होगा क्योंकि हम उससे दूर हैं। वहीं दूसरी ओर गुजरात जैसी पॉलिसीज को लेकर इन्होंने साफ तौर से कहा कि उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरा देश हो, अगर केंद्र या राज्य सरकार किसी भी तरीके की गलत पॉलिसीज लाती है हम उसका विरोध कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने एक बात और साफ करी कि भारतीय किसान यूनियन कभी भी किसी भी सरकार का समर्थक नहीं रहा है, जो कि बार बार उन पर यह आरोप लगते रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद किसानों के हित और किसानों को लेकर जो बातें उन्होंने कही वो कहीं ना कहीं किसानों के अंदर जोश भरने के लिए काफी है। भूमि अधिग्रहण हो या बिजली का मुद्दा, चाहे वो किसानों का घर हो, चाहे उसके अनाज, चाहे उसके मवेशी हो, चाहे उसका कारोबार, कहीं ना कहीं भारतीय किसान यूनियन हमेशा किसानों के लिए खड़ा रहा है और वो रहेगा, और जिसके लिए राकेश टिकैत का कहना है कि वो अपने जीवन की अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगे। अब इस बीच अगर राकेश टिकैत की ये बात और किसान यूनियन के मांग को लेकर सरकार अब गंभीर नहीं होती है तो क्या 2027 के चुनावों में उत्तर प्रदेश सरकार वापस अपना झंडा कायम कर पाएगी? क्योंकि उसके वोटरों में से लगभग 16% वोट तो सिर्फ किसानों के ही हैं। तो क्या ये 16% वोट अगर उसके खिलाफ जाती है तो क्या उसके विधायक वापस जीत के आ पाएंगे, या फिर वही हाल होगा ढाक के 3 पार और राजनीतिक रूप में वे अपने आप को स्टैब्लिश कर लेंगे और किसी तरीके से लूटमार की राजनीति कर लेंगे? इन सभी के बीच राकेश टिकैत की आज महारैली और महापंचायत कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में होने वाले इस कार्यक्रम ने उत्तर प्रदेश सरकार की नींद हिला के रखी है। मैं इंद्रजीत बैनर्जी, टुडे एक्सप्रेस के लिए प्रयागराज से।